नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी दर्शकों का आज समाज के यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। जैसा आप सब जानते हैं कि हरियाणा में चुनावी रणभेरी बज चुकी है और आज हम मौजूद हैं हरियाणा के उस जिले में जो किसी ज़माने में हरियाणा की राजनीतिक राजधानी माना जाता था। इस जिले ने प्रदेश को 3 चीफ मिनिस्टर दिए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि एक चीफ मिनिस्टर दिल्ली में भी केजरीवाल के रूप में दिया है। आज हमारे साथ राजनीतिक तौर पे जो चुनावी सरगर्मियां बनी हुई हैं, उसमें भिवानी और दादरी की यानी कि हम ये कहें कि ओल्ड जो भिवानी जिला है, उनकी 6 सीटों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केसरी शर्मा जी, जो कि बहुत ही पुराने और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका हरियाणा की राजनीति से पे बड़ा गहरी नज़र रखते हैं और महत्वपूर्ण जानकारियाँ इनके खजाने में हैं। दूसरी ओर हमारे साथ जो बैठे हैं वो अशोक कौशिक जी हैं, जो कि बहुत ही अनुभवी और लगभग 20 साल का अनुभव इनका पत्रकारिता के क्षेत्र में है और राजनीतिक तौर पे इनकी जानकारियां बहुत गहरी हैं, खास करके दादरी के इलाके की, क्योंकि ये दादरी में भी इन्होंने लंबे अरसे तक पत्रकारिता की है। उसके बाद इन्होंने भिवानी से शुरू अपनी जो पत्रकारिता है भिवानी में की है। तो सबसे पहले हम केसरी जी का रुख करेंगे। तो केसरी जी, जैसे कि आप जानते हैं कि तोसाम हरियाणा की राजनीतिक तौर पे बहुत ही एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है। इसके अलावा लुहारू की बात करें तो हम वहां से वर्तमान में प्रदेश के वित्त मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। भिवानी से 3 बार के विधायक घनश्याम जी हैं। तो मैं आप सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, तोसाम से हम शुरू करते हैं। जो तोसाम में आज का परिदृश्य बना हुआ है बंसीलाल परिवार में, जो जिस तरह से पहली बार आमने-सामने तोसाम में आए हैं। इससे पहले भी पार्लियामेंट में हालांकि रणबीर महिंद्रा और सुरेंद्र सिंह आमने सामने आ चुके हैं। लेकिन जो आज का सिनेरियो बना है उसमें आप जो तोसाम की राजनीतिक लड़ाई है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या मानते हैं कि जो आज का द्वंद है वो किसकी ओर थोड़ा-सा झुकता हुआ दिखाई दे रहा है या बैलेंस में है और वहाँ पे हार-जीत का फैक्टर क्या रहेगा? देखिए पवन जी, हरियाणा निर्माण से लेकर आज तक बंसीलाल की राजनीतिक राजधानी कही जाने वाली तोसाम आज उसके परिवार में ही आमने-सामने मुकाबले में खड़े हुए हैं। एक तरफ जहां उनके पौत्र हैं, दूसरी तरफ उनकी पौत्री है। दोनों बहन-भाई आमने-सामने होने के हिसाब से चुनाव बड़ा दिलचस्प बना हुआ है। मुकाबला जबरदस्त कांटे में फंसा हुआ है और राज्यसभा की अभी-अभी राज्यसभा की सांसद बनी किरण चौधरी अपनी पुत्री श्रुति चौधरी के लिए दिन-रात एक किए हुए है और चुनाव को किसी तरह से नैया को पार करने के लिए प्रयासरत है। उधर दूसरी तरफ वो बंसीलाल के पुत्र रणबीर महिंद्रा के पुत्र अनिरुद्ध चौधरी, जो बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष भी हैं, वो अपनी तरफ से पूरा पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव में श्रुति को किसी तरह से मात दी जाए। दोनों प्रत्याशियों को, कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को बीच में जो खेल खिला रहे हैं वो निर्दलीय शशि परमार भी कोई कम नहीं है। वो हर का प्रयास यही है कि श्रुति चौधरी के वोटों को कम किया जाए या अनिरुद्ध चौधरी के वोटों को कम किया जाए। तो संतुलन बनाने के लिए ये प्रयास है। कोई भी कैंडिडेट अगर मान लो निर्दलीय वोट ज्यादा ले जाता है तो किसी भी कैंडिडेट। मैं आपको बीच में रोकूंगा केसरी जी, आप क्या मानते हैं जो बंसीलाल का पुराना वर्कर था या वोट था, वो अब ये माना जा रहा है कि जैसे किरण चौधरी ने अचानक से अपना पाला बदला और वो भारतीय जनता पार्टी में गई, उसके बाद उसका रुख क्या है? वो किरण चौधरी के साथ एज वेल एज बरकरार है या वो आपको ये दिखाई दे रहा है कि वो कहीं दूसरी तरफ जा रहा है? ऐसा है पवन जी, चुनाव प्रक्रिया में जो जैसे बीजेपी का या कांग्रेस का यहाँ कोई वोट बैंक की बात नहीं है। यहाँ वोट बैंक है बंसीलाल और परो और बंसीलाल एंटी, दो ही प्रकार का वोट बैंक है। क्योंकि पिछले चुनाव में शशि परमार भी 50,000 से ऊपर मत लेकर सेकंड रह गए थे, पोजीशन में रहे थे। आज पोजीशन इसी बनी हुई है कि वो संतुलन बनाने में शशि परमार बीच में निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर खड़े हैं। तो आप मानते हैं कि शशि परमार की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी
इस पूरे तोशाम के चुनाव में कौन जिस अगर वो मान लीजिए वो राजपूत बिरादरी से वो संबंध रखते हैं, अगर राजपूत वोट ज्यादा ले गए तो स्वाभाविक है इसका नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो आप दूसरी तरफ मानते हैं क्या वो राजपूत के अलावा दूसरे वोट भी खींच रहे हैं? अगर यही यही सस्पेंस बना हुआ है अभी, अगर राजपूत के अलावा दूसरी बरादरी के भी अगर मत उसको मिलते हैं तो फिर परिणाम कुछ भी हो सकता है। जी। परिणाम चुनाव फंसा हुआ है और दोनों प्रत्याशी सांसें फूली हुई हैं। तो अशोक कौशिक जी, जैसा भिवानी में हम सब जानते हैं कि घनश्याम जी लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और इस बार कांग्रेस ने चुनाव न लड़ करके सीपीआईएम को सीट दे दी और वहां से एक नए प्रत्याशी ओम प्रकाश कामरेड मैदान में हैं, जिनको शायद बहुत कम लोग जानते हैं या शहर के लोग जो आम आंदोलन से नहीं जुड़े हुए हैं या मजदूर ट्रेड यूनियन से नहीं जुड़े हुए हैं, वो नहीं जानते हैं। तो आप मानते हैं वो घनश्याम सराफ को टक्कर दे पाएंगे या इंदू जो पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा की पुत्रवधू आम आदमी पार्टी से है, तो जो आप ये त्रिकोणीय जो मुकाबला है इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? पवन जी, ये त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, चतुष्कोणीय मुकाबला हो रहा है। जी। बागी कांग्रेस का बागी है अभिजीत लाल सिंह और राजपूत बिरादरी से हैं और राजपूत बिरादरी के कारण ही घनश्याम 3 बार इलेक्शन जीतते आए हैं। इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। तो आप मानते हैं कि इस बार मुकाबला काटेगा है। तो अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम किसको आज के परिदृश्य में हो सकता है, आगे आने वाले समय में तो कुछ भी हो जाए, लेकिन आज का जो परिदृश्य है उसमें किसको आप मानते हैं थोड़ा स्लाइटली जिसको आप एज हो? इस समय चारों उम्मीदवार ही मुकाबले में हैं। जी, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, किसी को कोई एज नहीं है इस टाइम। कौशिक जी, आप दादरी में भी बड़े लंबे समय तक आपने पत्रकारिता की है, तो दादरी में पहली बार देखिए अब ये हो रहा है कि सांगवान वर्सेस सांगवान का मुकाबला है वहां पे, तो आप क्या मानते हैं कि किसका पलड़ा देखते हैं आप? सुनील सांगवान जो जेलर थे पहले और रिजाइन करके उन्होंने वो राजनीति में उतरे, उनके पिताजी की लंबी चौड़ी राजनीतिक विरासत रही है, पहले से मंत्री भी रहे हैं, बंसीलाल के टाइम में विधायक भी रहे, और जो मनीषा सांगवान है वो नई प्रत्याशी आई है, राजनीति में भी नई है। तो आप मानते हैं कि दोनों के बीच मुकाबला है किस तरह का? अभी तक दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। अगर थोड़ा बहुत एज जाता तो सुनील सांगवान को जाता है, इसके बाप के कारण, सतपाल सांगवान के कारण। यहाँ 2 बेल्ट हैं, एक तो रोहतक रोड पे बेल्ट राजपूत बेल्ट है जो, और एक दिल्ली रोड पे है जिसमें जाट जाति की ज्यादा है। दिल्ली रोड पर मनीषा सांगवान हैवी पड़ती है तो दिल्ली रोहतक रोड पर सुनील सांगवान हैवी पड़ रहे हैं। तो मुकाबला वहां काटेगा मानते हैं आप, कुछ भी हो सकता है। तो केसरी जी, हम बात करें लोहारू की, वहां से वित्त मंत्री अभी चुनावी मैदान में है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन ये माना जाता है कि वो उनका चुनावी नारा वो अंतिम टेल तक पानी लेके गए, उन्होंने किसानों के लिए बहुत से काम भी किए। तो और दूसरी तरफ राजीव फरटिया जो समाज सेवा के तौर पे कन्यादान की राशि, जो अनाथ बच्चे थे उनको पैसा, स्कूल कॉलेजों के लिए बस, तो जो बेटियों के लिए उन्होंने काम किया। तो दोनों के बीच में मुकाबला आप किस नजर से देखते हैं, क्या मानते हैं? ऐसा है पवन जी, लोहारू एक बहुत हॉट सीट बनकर रह गई है। अब स्थिति इस टाइप की बनी हुई है, कोई भी प्रत्याशी, राजवीर फरटिया या जेपी दलाल, इनमें से कोई भी प्रत्याशी 8-10 हजार के मार्जिन से सीट निकाल सकता है। दोनों में कांटे की टक्कर है और जबरदस्त मुकाबला बना हुआ है। जहां जेपी दलाल की बात है, उसने अपने कार्यकाल में 5 साल में बहुत विकास कार्य कराए हैं। लोग किसानों को मुआवजा है, नहरों में पानी है, अंतिम टेल तक पानी पहुंचाना है, बाकी सड़कों का जाल बिछाया है, वो काम बहुत किए है। उधर सेवा, समाज सेवा के क्षेत्र में राजवीर फरटिया ने, वो जिला प्रमुख भी रहे हैं राजवीर फरटिया, और उसने महिला कॉलेज चला रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री बसों के लगा रखी है, बसों को मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों के लिए बसें लगा रखी है। कन्यादान योजना उसने लगा रखी है 51,000 1 लाख रुपए की। तो काम सामाजिक तौर पर उसने भी बहुत किए हैं। फिर भी जो लोगों में दोनों प्रत्याशियों को लेकर बड़ी दिलचस्पी दिखाई जा रही है और कोई भी परिणाम किसी के पक्ष में आ सकता है। जी।
तो कौशिक जी, आप मानते जैसे कि जेपी दलाल ने कुछ दिन पहले कहा था कि सीटें तो अगर हमारी कम भी रह जाएं तो कोई बात नहीं है, दिल्ली वाले देख लेंगे। तो जो एक लोकतांत्रिक जो प्रणाली होती है, जो जेपी दलाल का बयान था, वो कहीं ना कहीं लोगों को आप मानते हैं कि वो नुकसान करेगा जेपी दलाल को? वो बयान नुकसान कर रहा है जेपी दलाल का। कर रहा है। हाँ जी। तो आप लुहारू को किस नजरिए से देखते हैं आप? लोहारू में कांटे की टक्कर है। बड़ा मुद्दा आप क्या मानते हैं विपक्ष के हाथ में? परंतु सामाजिक अगर भावना देखी जाए तो वो राजवीर पटिया के पक्ष में जा रही है। अच्छा, तो केसरी जी, एक बवानी-खेड़ा है, वहाँ पे जैसे कि सीट पे रिजर्व सीट है, रामकिशन फौजी वहाँ से कांग्रेस के टिकटार्थी थे, दूसरी तरफ सतबीर रतेरा थे। भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा मंत्री की टिकट वहाँ से काट दी। तो वहाँ से कपूर वाल्मीकि आए, यहाँ से सीधे प्रदीप नरवाल को उतार, दोनों नए कैंडिडेट। अब न तो विशंबर वाल्मीकि मैदान में, न फौजी मैदान में, लेकिन सतबीर रतेरा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या मानते हैं? वहां पे दोनों नए कैंडिडेट हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी और कांग्रेस के भी। तो क्या माहौल लग रहा है वहां पे? देखिए पवन जी, बवानीखेड़ा क्षेत्र जो आरक्षित क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बड़ी नई कहानी बनी है इस बार जी। दोनों ही, एक कैंडिडेट जहां पैराशूट से आया है, दूसरा कैंडिडेट भी बिल्कुल नया है, और दोनों कैंडिडेट ऐसे लग रहे हैं जैसे एक दिल्ली से आए हैं, एक लोकल बवानीखेड़ा के हैं। तो लेकिन फंसी हुई सीट इसलिए कही जा सकती है ये, अगर एक तरफ जहां राजपूत और दूसरी जातियों का तालमेल आपस में अपना विशंबर वाल्मीकि के लिए बना था, उसी प्रकार का कपूर वाल्मीकि के लिए अब तालमेल बना हुआ है। दूसरी तरफ जाट वोट जो है और हरिजन वोट, वो वोट अपना प्रदीप नरवाल के पक्ष में कांग्रेस के तौर पर, प्रत्याशी के तौर पर उसको दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो नुकसान हो रहा है प्रदीप नरवाल को, वो आउटसाइडर जितनी भी उसकी टीम है, वो टीम उसको चारों तरफ घेरे रहती है। लोकल सपोर्टर उसके पास, लोकल सपोर्टर की बहुत कमी है, और इसी वजह से चुनाव आपस में कांटे की टक्कर में फंसा हुआ है। कोई भी कुछ भी हो सकता है, कपूर वाल्मीकि भी सीट निकाल सकते हैं और प्रदीप नरवाल भी निकाल। जी, कौशिक जी, किसान आंदोलन जो सबसे ज्यादा मुखर रहता है वो इलाका है बारडा का, और बारडा में जो कैंडिडेट कांग्रेस के आए हैं वो सोमवीर सिंह है, जो चौधरी बंसीलाल के दामाद है, जिन्होंने लुहारू से पहले चुनाव लड़ा और 2 बार एमएलए भी रहे वहां से। तो उनको वहां से शिफ्ट करके बारडा लाया गया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है उमेद पातुवास, वो लोकल है वहां के, और एक निर्दलीय विधायक सोमवीर भी गसोला भी लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस के टिकटार्थी थे, उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। तो आप क्या मानते हैं वहां पे किसान आंदोलन का जो प्रभाव था वो क्या चुनाव में दिखाई देगा? जरूर दिखाई देगा, लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगा। तो आप मानते हैं वहां कांग्रेस प्रत्याशी मजबूत स्थिति में? इस टाइम कांग्रेस प्रत्याशी मजबूत स्थिति में वहां। तो मतलब जो वहां मान लीजिए वहां से वो भारी कैंडिडेट माना जाए, उनको ऐसा कोई मुद्दा लग रहा है आपको वहां पे? नहीं, वो शोराण है, शोराणा गोत्र है जो लोहारू से सटा हुआ है, बारडा है, और लोहारू गांव, लोहारू कस्बे के हैं, तो उनका एक बेनिफिट उसका ना मिले सोमवीर शोराण को, परंतु एज ए शोराण उसको पूरा सपोर्ट मिला है शोराण गोत्र का। 25 गांव है बारडा के अंदर शोराण गोत्र के। तो केसरी जी, जो भिवानी की 4 सीटें थे उसमें पिछली बार भिवानी, बवानीखेड़ा और लोहारू 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 1 कांग्रेस के पास थी किरण चौधरी के रूप में। लेकिन इस बार जो 4 सीटें हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे सीधी सी एक लाइन में कि इस बार आपको 4 में से क्या, आप किसको कितनी सीटें दे सकते हैं? हालांकि चुनाव बड़े में चारों सीटों के ऊपर कांटे का मुकाबला है, लेकिन फिर भी अगर एज की बात करें, आज के वर्तमान में एज 2/2 का है। 2/2। कौशिक जी, आपके हिसाब से हम भिवानी और दादरी दोनों की 6 सीटों की बात करें तो आपको क्या लगता है? कांटे का मुकाबला इस टाइम कुछ नहीं कह सकते क्या होगा। इसके कोई भी प्रत्याशी कैसा भी, मतलब कोई भी सीट जीत सकता है। तो ये थे हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने भिवानी और दादरी दोनों ही जिलों का विश्लेषण करके बताया है, बारीकी से लोगों को ये समझाने के प्रयास भी किया है कि चुनाव फिलहाल कांटे का बना हुआ है और परिणाम कुछ भी हो सकता है।
तो आप इसी तरह से चुनावी चर्चा देखने के लिए आप देखते रहिए आज समाज का यूट्यूब चैनल। और मेरे दर्शकों से गुजारिश भी है कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को। नमस्कार।